छात्रों, आज हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। निबंध लेखन ये एक कसौटी है, ये एक कला है, क्योंकि निबंध में भाषा का मानक और प्रांजल रूप सामने आता है। निबंध शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से बंधा हुआ या कसा हुआ। निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध में भी कहानी की ही तरह विषय से किसी एक पक्ष का निरूपण होता है। निबंध की भाषा विषयानुकूल तथा कसी हुई होती है। निबंध में लेखक को विषय से भटकने की छूट नहीं होती। विषय को प्रामाणिक रूप से पुरस्कृत रखने के लिए निबंध लेखक उदाहरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों तथा युक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकता है। निबंध की जानकारी के कई स्रोत हैं, जैसे पुस्तक, रेडियो, टेलीविज़न एवं वर्तमान पत्र इत्यादि। दूसरे रूप में कहे तो किसी विषय पर स्वयं के विचार, अनुभव, ज्ञात घटनाएं एवं कल्पना को शैली एवं शिल्पगत तरीके से भी लिखा जा सकता है। 3 मुद्दों के आधार पर निबंध का गठन किया जा सकता है। ये 3 मुद्दे निम्नलिखित है। प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना हमेशा स्वाभाविक और आकर्षक होनी चाहिए। विषय की परिभाषा देकर निबंध प्रारंभ करने से वह नीरस प्रतीत होता है। इसलिए निबंध किसी घटना, काव्य पंक्ति, चुटकुले या विषय से संबंधित अन्य जानकारियों से होना चाहिए। तो निबंध का शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विषय प्रतिपादन। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। लिखते समय पुनरुक्ति, दोष एवं अनावश्यक बातें लिखने से बचना चाहिए। विचारों का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन हमें करना है। अलंकार, मुहावरे व कहावतों का निरूपण विषय के सौंदर्य को बढ़ाता है, किंतु इनका प्रयोग उचित रूप से करना चाहिए। उपसंहार यानी अंत, समाप्ति। निबंध का अंत स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष अंत में लिखना चाहिए। साथ ही अपने विचारों को भी प्रदर्शित आपको निबंध में करना चाहिए। तो सामान्यतः निबंध के 5 प्रकार बताए जाते हैं: आत्मकथनात्मक, वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक और कल्पना प्रधान। आत्मकथनात्मक, इसमें किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है। जैसे मैं सागर बोल रहा हूँ, या मैं पुस्तक बोल रहा हूँ, मैं छाता बोल रहा हूँ, या मैं किसान बोल रहा हूँ। इस प्रकार से आपको इस मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस निबंध का आपको लिखना होता है। तो दूसरा प्रकार है वैचारिक। इसमें विचारों की प्रधानता दी जाती है, जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक चुनौती, प्रदूषण, कारण एवं निवारण। तो अपने विचारों को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना होता है, तो इस पर थोड़ा आपको सोचना होता है, क्योंकि आपके विचार तो यहाँ आपको व्यक्त करने होते हैं, लेकिन वह विषय से संबंधित और उचित भी होना बहुत ज़रूरी है। वर्णनात्मक, इसमें मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन होता है। यानी जो आपने देखा है उसी का वर्णन यहाँ पर आपको करना होता है। जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, तो वहाँ क्या क्या हुआ उस घटनाक्रम के अनुसार उसे आपको लिखना होता है। चरित्रात्मक, इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण होता है। जैसे महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर यानी क्रमबद्ध रूप से देनी होती है। जैसे कि उनका जन्म, फिर एक प्रकार से उनके कार्य, फिर आपको वह क्यों पसंद आते हैं, ऐसे क्या विशेषता उनमें हैं, और बाकी जो है उनसे उनकी तुलना। इस प्रकार से जैसे महात्मा गांधी है तो बाकी नेताओं से उनकी तुलना करते हुए वही आपको क्यों पसंद आते हैं, तो ये बातें यहाँ पर बतानी होती हैं।
पांचवा है कल्पना प्रधान। इसमें वास्तविकता एवं कल्पना का समावेश किया जाता है। जैसे अगर दीवारें न होती तो, यानी क्या होता, इस प्रकार की कल्पना हमें करनी होती है। अगर यह नहीं होता तो फिर क्या हो जाता था, तो ये अपने मन में हमें सोचना होता है और फिर उसे व्यक्त करना होता है। यहाँ पर देखिए एक एक विषय यानी एक एक प्रकार के निबंध जो हैं तो वह यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आत्मकथनात्मक निबंध में फटी पुस्तक की आत्मकथा, उसके बाद मैं हिमालय बोल रहा हूँ, तो ये आत्मकथनात्मक निबंध है। उसके बाद है ये जो है विज्ञान के चमत्कार, तो ये विषय यहाँ पर दिए गए हैं। भारत की जनसंख्या, अब ये है वर्णनात्मक निबंध, ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी किनारे 2 घंटे, पुष्कर मेले में 2 घंटे। फिर चरित्रात्मक निबंध, मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता। कल्पना प्रधान में यदि मोबाइल न होता, यदि ऐनक न होती तो। कल्पना प्रधान में यदि मोबाइल न होता, तो इस प्रकार के निबंध के विषय, यदि मैं वैज्ञानिक होता, तो ये विषय यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हें आपको अगर पढ़ के रखेंगे तो फिर परीक्षा में अगर यह विषय आपको आ जाते हैं लिखने के लिए, तो इस पर आप अपने मन से और ये लिखित जानकारी जो है उसे आप याद रख सकते हैं और फिर उसे लिखने में आपको आसानी हो सकती है। इसे आपको रटना तो नहीं है, खाली ध्यान से 1-2 बार उसे पढ़ के रखिए ताकि आपको वह परीक्षा के समय अगर आ जाए तो याद रहेंगे। और अपनी कॉपी में भी इन्हें लिख कर रखिए संग्रहित रूप में। तो यहाँ पर देखिए स्वाध्याय के लिए आपको एक बीच की आत्मकथा, महंगाई, विज्ञान प्रदर्शनी में 2 घंटे, मेरा प्रिय अभिनेता, यदि नल बोलने लगा, ये विषय यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन विषयों को भी लिख कर रखिए ताकि आपके पास से एक प्रकार से निबंध जो है वह निबंधों की विविधता आपके पास संग्रहित रूप में आ जाएगी और फिर परीक्षा के समय आप इसे पढ़कर और भी अच्छे तरह से उसे रिवीजन देकर फिर परीक्षा के लिए निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए और भी निबंध दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता, यह विचार प्रधान। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए यह जो है काव्य पंक्ति, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इस प्रकार से संत कबीर दास जी की ये उक्ति जो है उचित उक्ति, तो उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आपको भी अपने निबंध में ऐसे काव्य पंक्ति, मुहावरे, कहावतें, यानी उचित वहाँ पर जो उचित हो ऐसे बातों का वहाँ पर जिसका प्रभाव परीक्षक पर पड़ सकता है, तो ऐसे बातों का आपको वहाँ पर उल्लेख करना चाहिए। पुस्तकालय के लाभ, यह वर्णनात्मक निबंध, यदि मैं अध्यापक होता, कल्पना प्रधान निबंध, मेरा प्रिय हिंदी कवि, यह वर्णनात्मक निबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कुछ और विषय दिए गए हैं। और यहाँ स्वाध्याय के लिए ये जो विषय दिए गए हैं सभी तो आपको लिखने नहीं है, इसमें से 2-2, 3-3 निबंध आप जैसे भी आपको समय मिलता रहेगा तो इनकी एक प्रकार से संग्रहित रूप में उसे अपने निबंध की कॉपी में लिख कर रखिए ताकि फिर आपको परीक्षा के समय उसे पढ़ने में आसानी हो सके। आगे और दिया गया है विषय मेरा गाँव, यह वर्णनात्मक निबंध दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मेरा प्रिय हिंदी लेखक
और है समय बड़ा बलवान, यह विचारात्मक। यदि संगणक न होता तो यह कल्पना प्रधान निबंध। पुस्तक की आत्मकथा, यह एक निबंध यहाँ पर दिया गया है। ये शायद आ गया है फिर से। यहाँ पर विषय आपको दिया गया है स्वाध्याय के लिए, किसान की आत्मकथा, मनोरंजन के आधुनिक साधन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये निबंध जो है यह लिखने हैं। तो इसमें का ये जो निबंध है, एक निबंध यदि मोबाइल न होता, यह निबंध हम देखेंगे। वह किस प्रकार से लिखा गया है उसे हम देखेंगे। यदि मोबाइल न होता, तो देखिए किस प्रकार से लिखा है। ये कल्पना प्रधान निबंध हम देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में कई नए नए आविष्कार हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आविष्कार यानी खोज, जैसे टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट आदि सुविधाओं ने मनुष्य शक्ति को मशीनी शक्ति में तब्दील कर दिया है। इनमें हमें दूरी एवं समय की सीमाओं के बंधन से मुक्त कर दिया है। आज के दौर में मोबाइल सभी की ज़रूरत बन चुका है। शहर हो या गांव, बच्चे हो या बुजुर्ग, स्कूल एवं कॉलेज के छात्रगण, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील इत्यादि के लिए मोबाइल आवश्यक है। हम अभी देखते हैं जैसे हमारे लिए भी मोबाइल कितना ज़रूरी हो गया है आज। तो हमारा जो प्रशिक्षण जो चल रहा है या जो एजुकेशन जो चल रहा है, तो वह मोबाइल के द्वारा ही हमारा ये क्लास चल रहा है। यदि ऐसा कहा जाए तब भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में राशन कार्ड धारकों से भी अधिक संख्या मोबाइल धारकों की है। मोबाइल से हमें अनेक लाभ हैं। मोबाइल की सहायता से हम टिकट बुकिंग, बिजली बिल, गैस बुकिंग, पैसे भेजना एवं खरीदारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल से फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है, तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना है। तो इसका अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल, उचित इस्तेमाल करेंगे तो उसके हमें फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो उसके नुकसान भी बहुत से हैं। आज मोबाइल से अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। मोबाइल का अधिक उपयोग कानों को एवं दिमाग को क्षति भी पहुंचाता है। युवा पीढ़ी में मोबाइल के प्रति दीवानगी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक तरफ जहां वे मोबाइल का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं और इसका अति उपयोग करते हैं। इससे उनके मानसिक, सामाजिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मोबाइल द्वारा किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क किया जा सकता है। इसलिए यह विचार आता है कि यदि मोबाइल न होता तो जीवन शैली इतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही होती। तो इसमें और भी आप कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे मोबाइल से बच्चे जो है सेल्फी निकालते हैं, तो वह भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या तो कोई ज़्यादा मोबाइल देखता है तो उनके आँखों पर किस प्रकार से इसका बुरा असर पड़ता है, तो उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो आपके सामने खाली एक प्रारूप रखा गया है। आप उसमें अपने मन से, आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं उससे संबंधित, तो उसको भी उसमें आप जोड़ सकते हैं और अच्छा, इससे भी अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं और पूरे अंक आप हासिल कर सकते हैं। तो ये स्वाध्याय में से आपको जो भी निबंध पसंद आए वह लिखकर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। और जितने भी निबंध आप संग्रहित रूप से लिख कर रखेंगे
तो जैसे भी आपका निबंध लिखना हो जाएगा तो उसे आप व्हाट्सएप पे आपको भेजना है। 2-2, 3-3 निबंध ऐसे लिखकर आपको उसे भेजने हैं। और ये जो आपको नमूने के तौर पर निबंध दिए गए हैं वे सभी आपके निबंध के कॉपी में लिखित रूप में जैसे भी आपको समय मिलता रहेगा तो वह आपको वो लिखित रूप में अपनी कॉपी में लिखकर रखने हैं।